गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर रखा है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक अलग विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था है वो एक योजनात्मक अर्थव्यवस्था है। इस तरह से इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं। तो इसकी अलग विकसितता की जो विशेषताएं हैं वो हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये 6 इसकी विशेषताएं कर ली थी। अब 7वीं से शुरू कर रहे हैं, 7 पॉइंट से। उचित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है कि उचित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। यहाँ बैंकिंग व्यवस्था का दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक विस्तार नहीं हुआ है। इस तरह से वहाँ जो मजदूर या छोटे किसान हैं उनको अपने उत्पादन कार्यों के लिए यदि निवेश के लिए पूंजी चाहिए तो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती और उन्हें अपनी जो ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें, उनके लिए देसी बैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है और देसी बैंकर उनसे ऊंचा चार्ज तथा ब्याज वसूलते हैं। इस तरह से वो ऋण के दुष्चक्कर में छोटे किसान तथा मजदूर फंसे रहते हैं। और दूसरा, बैंकिंग व्यवस्था का कम विकास होने के कारण जो छोटी छोटी बस्ती हैं वो भी एकत्रित नहीं हो पाती, ना ही उनका उत्पादन कार्यों में निवेश हो पाता है। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो पिछड़ी हुई है और दूर दराज के इलाकों तक बैंकिंग व्यवस्था ना होने के कारण कृषि तथा ग्रामीण मजदूर है वो पिछड़ी हुई स्थिति में हैं। नेक्स्ट जो इसका करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है यातायात के साधन, जैसे सड़कें, रेल यातायात, जल में जो यातायात होता है या वायु यातायात, इन सभी यातायात के साधनों की भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कमी पाई जाती है। जितनी ज़रूरत है अपने यहाँ उतने इन साधनों का विकास नहीं हुआ है। इसका एक उदाहरण लो कि जो कनाडा है उसमें प्रति लाख जनसंख्या पर 1.69 किलोमीटर, 169 कनाडा में प्रति लाख जनसंख्या पर 169 किलोमीटर लंबी रेल लाइन मौजूद है और भारत में इतनी ही जनसंख्या पर 1 लाख जनसंख्या पर केवल और केवल 5.2 किलोमीटर लंबी रेल लाइन अवेलेबल है। तो इस तरह से इन साधनों का कम विकास होने के कारण जो किसान हैं वो अपनी वस्तुएं मंडियों में नहीं ले जा सकते, उन्हें सस्ती कीमतों पर बेचना पड़ता है तथा इसी तरह उद्योगों का तैयार माल है वो जल्दी गांवों में या उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाता और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं वो इन यातायात के साधनों के अविकसित होने के कारण उनको पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है तो वो रास्ते में ही खराब हो जाती है। तो इस तरह से ये एक विशेषता है अपनी अर्थव्यवस्था की कि यहाँ यातायात के साधनों का बहुत ही कम विकास हुआ है। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है जनसंख्या का दबाव। भारत में आप सभी को पता है कि विश्व की 18% जनसंख्या यहाँ निवास करती है और अपने पास कुल विश्व की भूमि का जो क्षेत्रफल है वो केवल और केवल 2.4% है और यहाँ विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है। तो इस कारण भारत में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता है वो बहुत कम है और भारत में जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ यहाँ जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो भी बहुत ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या भी अधिक है तथा जनसंख्या की वृद्धि दर भी अधिक है। जनसंख्या इस कारण क्या होता है, देश में खाद्यान्न तथा बेरोजगारी से संबंधित समस्याएं हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती है।
इन समस्याओं का जन्म होता है। तो ये नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी ये है। अलग विकसित देशों में क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची होती है और उद्योगों का यहाँ कम विकास होता है। इस कारण जो श्रम की मांग है, श्रमिकों की मांग है वो काफ़ी कम होती है। तो श्रमिकों की पूर्ति ज़्यादा होती है क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक होती है और मांग कम होती है। इस कारण यहाँ बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी पाई जाती है काफ़ी संख्या में। तो ये एक विशेषता है। और अपने जो आंकड़े हैं प्रकाशित होते हैं वो दिसंबर 2014 के हैं। दिसंबर 2014 में जो अपने रोजगार कार्यालय हैं उनमें लगभग 4.83 करोड़ जो व्यक्ति थे वो बेरोजगार पंजीकृत थे रोजगार कार्यालयों में। और इसके अलावा यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करवाया। तो अपने यहाँ बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी बहुत पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पूंजी की कमी। कुजनेट्स ने क्या कहा था कि पूंजी निर्माण के कम अनुपात के कारण राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कम रहती है। तो भारत में क्या है, पूंजी निर्माण की दर है वो बहुत कम है। और 1950-51 में यहाँ कुल आय का जो 9% था वो बचाया गया था, बचत की गई थी। जो बचत होती है वो ही पूंजी निर्माण के काम आती है। और भारत में कम बचत तथा कम जो पूंजी निर्माण है उसके क्या कारण है कि यहाँ जो धनी वर्ग है जो बचत कर सकता है वो अपनी जो अधिकतर आय है उसको विलासिता और ऐशो आराम की वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। इस कारण पूंजी निर्माण कम रह जाता है और गरीब वर्ग है वो इतनी बचत कर ही नहीं पाता, वो अपनी आवश्यकताएं ही मुश्किल से पूरी कर पाता है। तो इस कारण यहाँ पूंजी निर्माण की दर कम है। और इसका एक ये भी कारण है कि यहाँ पर बैंकिंग व्यवस्थाओं तथा निवेश सुविधाओं का भी अभाव है। तो 2015-16 में यहाँ निवेश था या जो बचत थी वो 2015-16 में भारत में जो बचत थी वो 32.3% थी और निवेश 33% था। 33.3% सॉरी यहाँ निवेश था। परंतु भारत का जो आर्थिक विकास का निम्न स्तर को देखते हुए ये जो पूंजी निर्माण है ये भी नाकाफी है, इससे कहीं अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग विकसित प्राकृतिक साधन। भारत में जो प्राकृतिक साधन की उपलब्धता है वो काफ़ी मात्रा में है, परंतु हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हुआ है वो बहुत ही कम सीमा तक हुआ है। भारत में जल, भूमि, खनिज तथा वन संपत्ति का उचित उपयोग नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जल संसाधनों के केवल 20% साधनों का ही उचित उपयोग हुआ है। इसके कारण क्या होता है, एक और तो उद्योगों तथा कृषि में जो जल के कारण उत्पादन है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और दूसरा देश को बाढ़ का सामना भी करना पड़ता है। तो भारत की खनिज संपत्ति जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोल, अभ्रक आदि है उसका भी उचित उपयोग नहीं कर सका है। सिंचाई की कमी के कारण कृषि भूमि का भी यहाँ उचित उपयोग नहीं हुआ है। तो एक ये विशेषता है कि यहाँ अपने अलग विकसित प्राकृतिक संसाधन हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है कि योग्य व निपुण उद्यमियों का अभाव पाया जाता है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुम्पीटर ने बताया था कि किसी भी देश के विकास में जो प्रमुख योगदान है वो वहाँ योग्य उद्यमियों का होता है उस देश का विकास करने में, परंतु यहाँ के जो अपने उद्यमी हैं वो योग्य तथा साहसी नहीं हैं। वो व्यापार के उचित अवसर देखकर निवेश नहीं करते। इसके अतिरिक्त उनका जो है वो निवेश करना वो इस तरह से व्यापार में पैसा लगाते हैं कि सट्टेबाजी करने के तौर पर उन्हें जल्दी इनकम प्राप्त हो, परंतु वो दीर्घकालीन की जो अच्छी योजनाएं हैं उनमें निवेश नहीं करते औद्योगिक योजनाओं में। इसके बजाय वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सट्टेबाजी से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनमें अपना पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पिछड़ी हुई सामाजिक संस्थाएं। भारत में जो मुख्य सामाजिक संस्थाएं या प्रथाएं हैं जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, उत्तराधिकार के नियम, रीति रिवाज, धार्मिक संस्थाएं, ये है वो देश के आर्थिक विकास में बाधक है। इनके प्रभाव के कारण क्या है, लोग अपना पुराना ढंग छोड़ना नहीं चाहते तथा वो नई वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा तकनीकों को अपनाना नहीं चाहते। इस कारण देश में आधुनिक तकनीकें नहीं अपनाई जाती और देश पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। नेक्स्ट इसमें है कम कुशल मानव पूंजी। भारत में क्योंकि मानवीय पूंजी में निवेश कम हुआ है, मानवीय पूंजी में निवेश से अभिप्राय है कि जन सामान्य के शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर में निवेश करना, उसका स्तर सुधारना। और इस कारण क्या हुआ कि यहाँ हमारे जो मानवीय पूंजी है वो अशिक्षित रह गई और स्वास्थ्य में निवेश ना होने के कारण लोग अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ होने के कारण उनकी कार्यकुशलता कम होती है, इससे उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और अशिक्षित होने के कारण वो श्रमिक नई मशीनों हैं या नई तकनीक के कारण जो नई मशीनें हैं उनका ऑपरेट नहीं कर पाते। तो ये देखो नेक्स्ट पॉइंट में है घटिया तकनीक। भारत में जो अधिकतर उद्योग तथा कृषि है वो उसमें बहुत बड़े क्षेत्र में निम्न स्तर या पुरानी तकनीकों का ही उपयोग हो रहा है। जैसे कपड़ा, चीनी आदि उद्योगों में पुरानी तथा घटिया मशीनें प्रयोग में लाई जाती है। तो इसके कारण क्या होगा, घटिया मशीनों के कारण एक तो उत्पादन है वो निम्न क्वालिटी का होगा और दूसरा उत्पादन लागतें हैं वो ज़्यादा होंगी। तो उत्पादन की क्वालिटी निम्न होने के कारण, उत्पादन की कीमतें ज़्यादा होने के कारण जो अपने देश के इन क्षेत्रों का उत्पादन है वो वैश्विक उत्पादन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। इससे अपने विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और कृषि क्षेत्र में यदि आधुनिक बीजों, रासायनिक खादों का प्रयोग ना किया जाए, उच्च तकनीक का, तो कृषि है वो पिछड़ी अवस्था में ही रह जाती है और कृषि उत्पादकता काफ़ी कम होती है। दोहरी आर्थिक संरचना लास्ट इसका पॉइंट है। दोहरी आर्थिक संरचना दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है दोहरी आर्थिक संरचना। ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें दोहरी आर्थिक संरचना पाई जाती है। कैसे कि एक तो अति विकसित क्षेत्र
और दूसरा जीवन निर्वाह क्षेत्र अति विकसित क्षेत्र है। इसमें ये क्या है, अलग विकसित देशों में पाए जाने वाला विकसित क्षेत्र है। इसमें जो कार्य करते हैं वो हैं बहुराष्ट्रीय निगम, निर्यात प्रेरक उद्योग तथा बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा जो स्थापित व्यावसायिक इकाइयां हैं वो आती हैं। इस क्षेत्र में क्या है, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा निर्यात प्रेरक इकाइयों या बड़े घरानों द्वारा स्थापित उद्योगों में आय का स्तर है वो ऊंचा होता है। इस क्षेत्र की कार्य प्रणाली या जो तकनीकें अपनाई जाती हैं वो विकसित देशों की तरह होती हैं। दूसरा क्षेत्र है जीवन निर्वाह क्षेत्र। इसमें कृषि, छोटी व्यावसायिक इकाइयां, ग्रामीण, लघु तथा कुटीर, सूक्ष्म उद्योग, इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इन क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनका जीवन निर्वाह भी कठिनाई से होता है। तो अर्थव्यवस्था के इन दोनों क्षेत्रों का एक साथ पाया जाना, इसको हम दोहरी आर्थिक संरचना कहते हैं। तो इस तरह से हमने भारतीय अर्थव्यवस्था एक अलग विकसित अर्थव्यवस्था है, उसकी ये विशेषताएं ज्ञात की। अब देखेंगे हम कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जो विशेषताएं हैं वो 1 बाय 1 देखेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। लॉर्ड केन्ज ने बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसमें पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों प्लस हों, दोनों के गुण पाए जाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था है वो क्या है, इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र हैं वो दोनों ही देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें जानेंगे कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे मिश्रित बनाती हैं। पहला इसमें है, पहली विशेषता सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में क्या है, 1991 में जो औद्योगिक नीति आई उसके बाद क्या हुआ, केवल 2 क्षेत्र परमाणु तथा रेलवे लाइन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए, सुरक्षित रखे गए। अन्य जो सभी क्षेत्र हैं उनमें निजी उद्योगों को कार्य करने की छूट प्रदान की गई। और अब इसी समय रेलवे के भी इन सालों में रेलवे के भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियों की जो परियोजनाएं हैं वो समर्पित भाड़ा लाइनों, सामूहिक तीव्र परिवहन व्यवस्था, सिग्नलिंग व्यवस्था तथा रेलवे विद्युतीकरण, इन योजनाओं को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका जो अपने जितने पहले उसके लिए आरक्षित क्षेत्र थे वो कम हो रहे हैं काफ़ी। अब केवल 2 क्षेत्र रह गए हैं, एक परमाणु ऊर्जा और दूसरा रेलवे परिवहन। सेकंड इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाइसेंस्ड क्षेत्र है वो देखो। लाइसेंस्ड क्षेत्र है, देश में तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए जो उद्योगों के प्रावधान, लाइसेंस का प्रावधान है उसको आसान बनाया गया है। अब केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना होता है, वो है अल्कोहल उत्पाद, तंबाकू उत्पाद, सुरक्षा उपकरण और औद्योगिक विस्फोटक तथा खतरनाक रसायन। इन केवल 5 वस्तुओं के लिए लाइसेंस लेना होता है। वो कौन कौन से हैं, अल्कोहल से संबंधित हैं वो अल्कोहल से संबंधित उत्पाद, तंबाकू उत्पाद, सुरक्षा से संबंधित हैं वो उपकरण हैं और
औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन। अब भारत में केवल और केवल इन उद्योगों के लिए ही लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। तो इस तरह से निजी क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के उद्योग लगा सकता है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र जो ऊपर बताए गए सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्योगों को छोड़कर कौन कौन से, रेलवे और परमाणु ऊर्जा, अन्य सभी क्षेत्रों में निजी उद्योगों को उद्योग स्थापित करने की, निजी क्षेत्र को उद्योग स्थापित करने की अनुमति है। परंतु देश के उचित आर्थिक विकास तथा निर्धन मध्यम वर्ग के कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ उपाय निर्धारित किए हैं कि निजी क्षेत्र लोगों का या जो निर्धन वर्ग है उसका शोषण ना कर पाए। इसके लिए निजी क्षेत्र ने है वो 3 प्रावधान या उपाय किए हैं सरकार ने। पहला है औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, औद्योगिक विकास एवं इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड नाइनटीन 1951 में आया ये एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो इस में क्या है कि सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगों का इस प्रकार नियमित करती है जिससे कि वे अपने स्वार्थ के लिए जनता तथा श्रमिकों का शोषण न कर सके। दूसरा जो उपाय है डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र का विकास निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों के विकास के लिए किया गया है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे मान लो उदाहरण किसान, 100 किसान मिलकर अपना एक सरकार जो सहकारी सोसाइटी है उसका निर्माण करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो उसमें उनको क्या होगा कि फंड इकट्ठा होगा, इससे उनको ऋण प्राप्त होंगे, उनकी वस्तुओं जो कृषि वस्तुएं हैं उनके बेचने के संबंध में ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये निर्णय लेगी। तो इस तरह से सहकारी क्षेत्र का विकास भी निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों के विकास के लिए किया गया। थर्ड इसमें किया गया जो मेजर्स है वो है प्रोडक्शन रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, छोटे तथा लघु कुटीर उद्योग हैं उनके लिए क्या है कि मार्च 2014 में 20 वस्तुओं का उत्पादन है वो इसी क्षेत्र के लिए सरकार ने रखा था कि बाकी जो क्षेत्र के बड़े उद्योग हैं वो इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। इन 20 वस्तुओं का उत्पादन केवल छोटे लघु तथा कुटीर उद्योग ही करेंगे, उनके लिए आरक्षित रखा गया ताकि जो धन तथा आय का वितरण है उसमें समानता स्थापित हो सके, क्योंकि लघु तथा कुटीर उद्योग है वो मुख्यतः निर्धन तथा गरीब लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। परंतु 2015-16 में क्या किया गया कि जो 20 वस्तुएं इन उद्योगों के लिए आरक्षित रखी गई थी उन्हें अनारक्षित कर दिया गया, सभी उद्योगों के लिए खोल दिया गया और इस समय कोई भी जो वस्तु है वो लघु उद्योग के लिए आरक्षित नहीं है। इसमें क्या रीजन बताया गया अनारक्षित करने का कि इस कारण जो लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो जो वैश्विक उत्पादक हैं उनसे या देश के जो बड़े उत्पादक हैं उनसे उस प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी वस्तुओं को अनारक्षित कर दिया गया। तो
मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपनी, उसकी नीति के फलस्वरूप क्या है, आधारभूत उद्योग हैं जो जैसे इस्पात, मशीनें, रसायन आदि की स्थापना है वो यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र ने की। सन 1951 में क्या है, 1951 में केवल सार्वजनिक क्षेत्र में 29 करोड़ रुपए की पूंजी ही लगी हुई थी और वो 15-16 में बढ़कर 19,38,795 करोड़ रुपए हो गई। 19,38,795 करोड़ रुपए हो गई सार्वजनिक पूंजी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र है उसका 1951 के मुकाबले महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। परंतु 1991 की जो उदार औद्योगिक नीति कहते हैं जिसे हम, उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र प्रवेश करने लगा। तो इसमें 1991 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का धीरे धीरे जो देश के विकास में योगदान है वो कम होता जा रहा है और निजी क्षेत्र का जो योगदान है वो बढ़ रहा है, क्योंकि केवल 2 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं। और इसके अतिरिक्त जो लाइसेंसिंग व्यवस्था है उसको आसान कर दिया गया। अब केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, वो है अल्कोहल उत्पाद, तंबाकू उत्पाद, सुरक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक तथा खतरनाक रसायन। इसके अलावा किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो अपनी नीति है, जो अपने देश की आर्थिक नीति है वो 1991 के जो पश्चात उदारवादी आर्थिक नीति लागू हुई, इसके बाद निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अब इसके लक्षण है वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मिलते जुलते बन रहे हैं। इसी कारण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर केन राज के शब्दों में, यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित बनी हुई है परंतु मिश्रण के तत्व इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समान बनाए हुए हैं, न कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के समान। यानी कि जो मिश्रण के तत्व है उन्होंने इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह बना दिया है कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा मिलती हैं, समाजवाद से बहुत ही कम। तो इस तरह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसकी हमने जो विशेषताएं हैं वो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र होते हैं और लाइसेंस क्षेत्र है वो कम कर दिया गया है। और इससे पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था एक अलग विकसित अर्थव्यवस्था है, उसकी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो की थी। तो इस तरह से आज हमने इस लेसन के 2 पार्ट कंप्लीट किए। कल हम इसके भारतीय अर्थव्यवस्था की योजनात्मक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में विशेषताएं हैं वो करेंगे। और इससे नेक्स्ट जो है लास्ट आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति वो समझेंगे। तो थैंक यू।